ओके, तो अब देखेंगे एपिस्टैक्सिस। एपिस्टैक्सिस होता क्या है? ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज, कि जो आर्टेरियल सप्लाई, ब्लड सप्लाई होता है उसमें से ब्लीडिंग होगी इन द नोज, इट इज़ नोन एज एपिस्टैक्सिस। तो इसके कॉज क्या होंगे वो देखते हैं। अब कॉजेज ऑफ एपिस्टैक्सिस में जो मोस्ट कॉमन कॉज है ओवरऑल, इट इज़ इडियोपैथिक, अननोन कॉज। मोस्ट कॉमन कॉज ओवरऑल इट इज़ इडियोपैथिक। उसके बाद मोस्ट कॉमन कॉज इन चिल्ड्रन वो क्या होगा? ट्रॉमा। ट्रॉमा मोस्ट कॉमनली किसकी वजह से होता है? नोज प्रिकिंग, कि नाक के अंदर उंगली या फिर कोई ऑब्जेक्ट, पेन, पेंसिल वो सब डाल के ट्रॉमा होता है, इट कैन कॉज एपिस्टैक्सिस। ये हो गया मोस्ट कॉमन कॉज इन चिल्ड्रन, ट्रॉमा। ये मोस्ट कॉमन कॉज इन यंग एडल्ट्स वो भी सेम, ट्रॉमा बाय नोज प्रिकिंग। उसके बाद मोस्ट कॉमन कॉज इन एल्डरली पेशेंट क्या होगा? तो इट इज़ हाइपर टेंशन। ओके, इन एल्डरली मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एपिस्टैक्सिस इज हाइपर टेंशन। इसके बाद मोस्ट कॉमन कॉज इज इन रिकरेंट एपिस्टैक्सिस इन यंग मेल, इट इज मैलिग्नेंट कंडीशन विच इज एंजियोफाइब्रोमा। कि रिकरेंट एपिस्टैक्सिस अगर हो रहा है पेशेंट को तो हमें सस्पेक्ट करना चाहिए कि वो हो सकता है एंजियोफाइब्रोमा। यंग मेल क्यों बोला? क्योंकि एंजियोफाइब्रोमा ऑकर्स ओनली इन मेल्स, स्पेसिफिकली इन यंग मेल्स। याद रखना, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ रिकरेंट एपिस्टैक्सिस इन यंग मेल इज एंजियोफाइब्रोमा। फिर उसके बाद ड्रग्स कौन से हो सकते हैं? एंटी कोएगुलेंट, पेशेंट अगर एंटी कोएगुलेंट थेरेपी में है तो उसको हो सकते हैं एंटी प्लेटलेट ड्रग्स। ये सारे ऑल दिस कॉजेस एपिस्टैक्सिस इन द पेशेंट। अब ड्रग्स के बाद ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स, तो वो कौन से? 3 डिसऑर्डर्स है, हीमोफीलिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, लास्ट में वॉन विलब्रेंड डिसीज। इन तीनों में होता क्या है? कोई भी एक कोएगुलेशन फैक्टर्स एब्सेंट होता है, इसकी वजह से ब्लड कोएगुलेट नहीं कर पाता और एक्सेस ब्लीडिंग होती है फ्रॉम द नोज, वो है एपिस्टैक्सिस। तो ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स में हीमोफीलिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया और वॉन विलब्रेंड डिसीज। इसके बाद वास्कुलर डिसऑर्डर कौन से हो गए? तो एक डिसऑर्डर वो है हेरिडिटरी, इट इज़ हेरिडिटरी हेमरेजिक टेलेंजेक्टेशिया। ओके, हेरिडिटरी हेमरेजिक टेलेंजेक्टेशिया भी होता क्या? इसमें होता क्या है कि स्मॉल वेसल्स माल फॉर्मेशन होती है, एक्सेसिव स्मॉल वेसल्स फॉर्म हो जाती है जो फुली डेवलप नहीं होती, और अगर फुली डेवलप नहीं होगी तो उनका ब्लीडिंग का चांसेस भी बढ़ जाता है। इसलिए इसमें स्मॉल वेसल्स माल फॉर्मेशन के विच इंक्रीजेस एपिस्टैक्सिस। और उसके बाद इन्फेक्शस कंडीशन में ग्रेनुलोमेटस कंडीशंस लाइक सिफिलिस, ग्रेनुलोमेटोसिस, ये सब। अब ये ग्रेनुलोमेटस कंडीशन होती इसकी वजह से, इट इज़ अकम्पनीड बाय क्रस्टिंग, सेप्टल परफोरेशन, ये सारे फैक्टर्स कॉज करते हैं एपिस्टैक्सिस को। ये इंपॉर्टेंट ओवरव्यू हो गया। मोस्ट कॉमन कॉज ओवरऑल इज इडियोपैथिक इन चिल्ड्रन एंड यंग एडल्ट्स, ट्रॉमा बाय नोज प्रिकिंग, एल्डरली हाइपरटेंशन। रिकरेंट एपिस्टैक्सिस इन यंग मेल का कॉज एंजियोफाइब्रोमा। फिर ड्रग्स कौन से? एंटीकोएगुलेंट और एंटी प्लेटलेट ड्रग्स। ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स 3, हीमोफीलिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, वॉन विलब्रेंड डिसीज। वास्कुलर डिसऑर्डर में हेरिडिटरी हेमरेजिक टेलेंजेक्टेशिया, इसमें स्मॉल वेसल्स माल फॉर्मेशन होती है, और इन्फेक्शन में ग्रेनुलोमेटस कंडीशंस। ओके, तो अब कॉजेज देखते हैं जो टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं। उसमें लोकल कॉज, जनरल कॉज और इडियोपैथिक अननोन। अब लोकल कॉज में क्या क्या हो सकता है? या तो नोज़ में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर नेज़ोफेरिंग्स में। नोज़ में क्या हो सकता है? ट्रॉमा हो सकता है बाय फिंगर नेल इंजरी, तो मोस्ट कॉमनली वही था इन चिल्ड्रन एंड यंग एडल्ट्स। फिंगर नेल ट्रॉमा, कोई भी इंट्रानेजल सर्जरी या फ्रैक्चर ऑफ द फेस, किसी ने पंच मारा, हार्ड ब्लोइंग ऑफ द नोज, ये सारे कॉजेस ट्रॉमा ऑफ द नोज विच कैन कॉज एपिस्टैक्सिस। उसके बाद इन्फेक्शन में एक्यूट इन्फेक्शन और क्रॉनिक इन्फेक्शन। एक्यूट इन्फेक्शन में वायरल राइनाइटिस, डिप्थेरिया, साइनोसाइटिस, ये सब एक्यूट कंडीशन में। फिर क्रॉनिक कंडीशन में एट्रोपिक राइनाइटिस सिक्का, ट्यूबरक्लोसिस, सारे ग्रैनुलोमेटस जो कंडीशंस थे, इन्फेक्शन थे, वो सारे क्रॉनिक इन्फेक्शन में।
फिर उसके बाद है फॉरेन बॉडी। फॉरेन बॉडी ये लिविंग हो सकती है या फिर नॉन लिविंग। लिविंग में मैगट्स हो गए, लीचेस हो गए, ये सब। फिर नॉन लिविंग में कोई भी पेंसिल की कोई लीड या फिर कोई स्टोन, वो सब नॉन लिविंग फॉरेन बॉडी में। उसके बाद नियोप्लाज्म में बिनाइन या फिर मैलिग्नेंट। बिनाइन में कौन से? हिमेंजियोमा और पेपिलोमा। बिनाइन में हिमेंजियोमा और पेपिलोमा, और मैलिग्नेंट में कार्सिनोमा एंड सार्कोमा। याद रखना, नियोप्लाज्म में बिनाइन में हिमेंजियोमा और पेपिलोमा, और मैलिग्नेंट में कार्सिनोमा और सार्कोमा। नियोप्लाज्म के बाद एटमॉस्फेरिक चेंजेस। जब हम सडनली कोई हाई एल्टीट्यूड में जाते हैं तब जो इक्विलिब्रियम होता है वो मेंटेन नहीं हो पाता ब्लड वेसल्स में, इसकी वजह से ब्लड बाहर आने लगता है, एपिस्टैक्सिस होता है। टेक्स्ट में एक दी हुई है सडन डीकम्प्रेशन। सडन डीकम्प्रेशन ऑफ द नोज। ये कौन सी डिसीज़ में होती है? केसन्स डिसीज़। ये सडन डीकम्प्रेशन इन द केसन्स डिसीज़, इसमें भी हो सकता है एपिस्टैक्सिस। फिर एटमॉस्फेरिक चेंजेस के बाद डीएनएस, डिविएटेड नेजल सेप्टम, जिसमें जो शार्पली डिविएटेड नेजल सेप्टम था, ऐसा स्पर कि ये जो आर्टेरियल सप्लाई होती है लेटरल फॉल में उसको डैमेज करता है, एपिस्टैक्सिस कर सकता है। तो उसके बाद नेजोफेरिंक्स में एडिनोइडाइटिस, जुवेनाइल एंजियोफाइब्रोमा, मैलिग्नेंट ट्यूमर्स, ये सारे कॉजेज आते हैं इन द नेजोफेरिंक्स। फिर उसके बाद सीवीएस में कौन से कंडीशन आएंगे? लाइक हाइपरटेंशन हो गया, माइट्रल स्टेनोसिस होगी। फिर प्रेगनेंसी में ये सारे कार्डियोवास्कुलर कॉजेज आएंगे इन एपिस्टैक्सिस। फिर ब्लड वेसल्स और ब्लड डिसऑर्डर्स, उसमें ऑब्वियसली सारे टाइप के एनीमियास जो पहले बताए, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, वॉन विलब्रेंट, हीमोफीलिया, वो सारे। विटामिन डेफिशिएंसी लाइक विटामिन के डेफिशिएंसी, और स्मॉल वेसल माल फॉर्मेशन होती, हेरिडिटरी हेमरेजिक टेलेंजेक्टेशिया, वो भी डिसऑर्डर्स ऑफ ब्लड एंड ब्लड वेसल्स में ये हो गए। उसके बाद लीवर डिसीज कौन सी? हिपेटिक सिरोसिस, जिसमें कौन सी डेफिशिएंसी हो जाती है कोएगुलेट फैक्टर की? फैक्टर 2, 7, 9 और 10। फैक्टर 2, 7, 9, 10 डेफिशिएंट हो जाता है इन द हेपेटिक सिरोसिस। फिर किडनी डिसीज़ में नेफ्राइटिस, क्रॉनिक नेफ्राइटिस। ड्रग्स में तो बता दिया था, एंटी कोएगुलेंट्स, एंटी प्लेटलेट ड्रग्स, एक्सेस यूज ऑफ सैलिसिलेट्स। एक्सेस यूज ऑफ सैलिसिलेट्स ऑल्सो कैन कॉज एपिस्टैक्सिस। फिर एक्सेस यूज ऑफ एनाल्जेसिक्स, ये सारे भी। मीडियस्टिनल कंप्रेशन, कंप्रेशन किसकी वजह से? ट्यूमर्स की वजह से हो सकता है, तो इट कैन ऑल्सो कॉज एपिस्टैक्सिस। फिर जनरल इन्फेक्शंस लाइक इन्फ्लुएंजा, मिजल्स, चिकन फॉक्स, निमोनिया, मलेरिया के इन सब केसेस में भी हो सकता है। लास्ट में विकेरियस मेंस्ट्रुएशन, जिसमें क्या होता है? ब्लीडिंग। एपिस्टैक्सिस ऑकर एट द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुएशन। ओके, एपिस्टैक्सिस होता है एट द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुएशन, जिसे कहते हैं विकेरियस मेंस्ट्रुएशन। और थर्ड है इडियोपैथी, अननोन। ये हो गए कॉजेज ऑफ एपिस्टैक्सिस। रिवाइज करो तो नोज में ट्रॉमा, इन्फेक्शन, फॉरेन बॉडी, नियोप्लाज्म, एटमॉस्फेरिक चेंज और डीएनएस। नेजोफेरिंग्स में एडिनोइड हाइपरट्रोफी, एंजियोफाइब्रोमा और मैलिग्नेंट ट्यूमर्स। जनरल कॉज में सीवीएस में हाइपरटेंशन, माइट्रल स्टेनोसिस, प्रेगनेंसी, डिसऑर्डर ऑफ ब्लड एंड ब्लड वेसल्स में निमोनियाज, विटामिन के डेफिशिएंसी, ओके, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, हीमोफीलिया, वॉन विलब्रेंट डिसीज, ये सब। लीवर में सिरोसिस, जिसमें फैक्टर 2, 7, 9, 10 डेफिशिएंट होते हैं। फिर किडनी में क्रॉनिक नेफ्राइटिस। ड्रग्स में एंटीकोएगुलेंट, एंटीप्लेटलेट्स, एनाल्जेसिक्स और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये सैलिसिलेट्स। मीडियस्टिनल कंप्रेशन बाय ट्यूमर्स, इन्फेक्शंस, निमोनिया, मीजल्स, चिकन पॉक्स, ये सब। फिर विकेरियस मेंस्ट्रुएशन, जिसमें एपिस्टैक्सिस ऑकर एट द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुएशन। फिर एक ये कॉज था सडन डीकम्प्रेशन ऑफ द नोज इन केसेंस डिसीज। ये हो गए कॉजेज ऑफ एपिस्टैक्सिस। उसके बाद साइट्स ऑफ एपिस्टैक्सिस देखते हैं, कौन सी साइट में हो सकता है। तो ऑब्वियसली मोस्ट कॉमन होगा वो तो लिटल्स एरिया। 90% केसेस में लिटल्स एरिया से ही एपिस्टैक्सिस होता है। फिर सेकंड है अबव द लेवल ऑफ मिडल टर्मिनेट। अब ये सपोज हमारी नोज़ है, ये सुपीरियर, मिडल और इन्फीरियर टर्मिनेट। अब यहाँ पे ऊपरी साइड से कौन सी आर्टरी आती है? एंटीरियर और पोस्टीरियर इथमोइडल। तो अगर अबव द मिडल टर्मिनेट हो गई तो एपिस्टैक्सिस होगा वो इंटरनल कैरोटिड सिस्टम से होगा।
का इंटरनल कैरोटिड सिस्टम जिसमें एंटीरियर इथमोइडल और पोस्टीरियर इथमोइडल आर्टरी से एपिस्टेक्सिस होती है अबव द लेवल ऑफ मिडल टर्मिनेट। अब इसके बिलो होगा, बिलो द लेवल ऑफ मिडल टर्मिनेट तो होगी स्फिनोपैलेटाइन आर्टरी, क्योंकि वही मेजर आर्टरी थी, मेन आर्टरी थी, आर्टरी ऑफ एपिस्टेक्सिस। तो याद रखना अबव द लेवल ऑफ मिडल टर्मिनेट इंटरनल कैरोटिड सिस्टम, एंटीरियर और पोस्टीरियर दोनों। फिर बिलो द लेवल ऑफ मिडल टर्मिनेट उसमें स्फिनोपैलेटाइन आर्टरी। फिर पोस्टीरियर, अगर पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द नेजल कैविटी उसमें अगर हुआ तो ब्लड विल एंटर डायरेक्टली इनटू द फेरिंग्स, तो ब्लड डायरेक्टली फेरिंग्स में चला जाएगा। फिर हो सकता है डिफ्यूज एपिस्टेक्सिस जिसमें सेप्टम और लेटरल वॉल दोनों में से ब्लीडिंग होती है, तो उसे कहते हैं डिफ्यूज एपिस्टेक्सिस। ये कौन सी कोई सिस्टमिक कंडीशंस या फिर कोई जेनेटिक कंडीशन ऐसे केसेस में होती है डिफ्यूज एपिस्टेक्सिस। फिर नेजोफेरिंग्स हो सकती है तो रेयरली। तो ये सारे हो गए साइट्स ऑफ एपिस्टेक्सिस। लिटल्स एरिया अबव द मिडल टर्मिनेट इंटरनल कैरोटिड सिस्टम, बिलो द मिडल टर्मिनेट स्फिनोपैलेटाइन। फिर पोस्टीरियर पार्ट ऑफ नेजल कैविटी, इसके बाद डिफ्यूज फ्रॉम लेटरल वॉल एज वेल एज सेप्टम इन जेनेटिक एंड सिस्टमिक कंडीशन। फिर है नेजोफेरिंग्स।